जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय। ये आपका यूनिट दिया गया है रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, परंतु आपके पेपर में जो है पूरे पंजाब के इतिहास से आपके प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। जैसे रणजीत सिंह के विषय में ही आपके सिलेबस में है, लेकिन उसके पहले जो हुआ, उसके पहले जैसे कि 10 आपके जो सिख गुरु थे उनके विषय में भी पूछ लेता है, किसने क्या किया यह भी पूछ लेता है, और आंग्ल सिख युद्ध के विषय में भी पूछ लेता है। तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से, एक प्रकार से पंजाब का इतिहास, सिखों का इतिहास अच्छे तरीके से इस चैप्टर में बताया जाएगा। पूरा चैप्टर अच्छे से समझिए। इसके पहले के चैप्टर आपने जो 6 कराए गए हैं नहीं देखे हों तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। बाकी आपकी सुविधा के लिए विभिन्न चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। डिस्कशन चैनल बनाया गया है, डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप वहाँ पर ऐड हो जाइए। जो नोट्स आप बनाते हैं आपस में शेयर करके आप जो है हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट हमसे सीधे सीधे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और यह लेक्चर पूरा देखने के बाद वीडियो आपको कैसे लगी, आपको लेक्चर समझ में आया या फिर कोई डाउट रह जाता है तो वह कमेंट में अवश्य बताया करिए। चलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करने में आपका क्या जाता है, क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास, PDF नोट्स के विषय में आप पूछ रहे हैं, परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, जिससे हमको पता चले आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में हर एक चीज़ आ रही है। बाकी ग्रुप में आप लोग जुड़ ही गए हैं, नोट्स आपको मिल रहे हैं, अच्छी तैयारी आपको कराई जा रही है। लगभग यह भी आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला है। तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा कराया जाए बीए थर्ड सेमेस्टर का, वह भी कमेंट में हमें बताइएगा। आपका जब भी पेपर हो, जिस भी यूनिवर्सिटी का, दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करिए, उसको सॉल्व कराया जाता है, आपका ही उससे लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं कि पंजाब के विषय में, सिखों के विषय में। सिख के एक प्रकार से कुल 10 गुरु हैं, कहीं कहीं पे 11 देखने को मिलेगा, उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि 10 गुरु हैं और 11वां गुरु उनको एक प्रकार से धार्मिक जो ग्रंथ है उसको माना गया है। तो सिखों के 10 गुरु हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की हुई थी, 15वीं शताब्दी में की थी। 1469 से 1708 तक सिखों का नेतृत्व जो है कुल 10 गुरुओं ने किया हुआ था। इन गुरुओं ने समाज में समानता, भाईचारा, सेवा, साहस और धर्म की रक्षा के लिए एक प्रकार से महान योगदान दिया हुआ है। सबसे पहले गुरु कौन रहते हैं? गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की हुई है, अर्थात संस्थापक सिख धर्म का किसे कहते हैं? गुरु नानक देव जी हैं, जो कि 1469 से 1539 तक जो है गुरु रहते हैं। एक ओंकार और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया हुआ था। जाति पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और दिखावे का विरोध किया हुआ था, और उनके उपदेश जो है जपजी साहिब में संकलित है। आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह सभी जो है चैप्टर्स में ऐड किए जा रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक बात बताई जा रही। दूसरे आपके कौन गुरु थे सिख गुरु? वह थे गुरु अंगद देव जी, जो कि 1539 से 1552 तक रहते हैं। गुरु नानक जी के बाद दूसरे गुरु कौन बने? गुरु अंगद देव जी यह बने हुए थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन में लाया हुआ था, जिसमें गुरु नानक के उपदेश जो है लिखे गए। अनुशासन, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान पर एक प्रकार से विशेष ध्यान इन्होंने दिया हुआ था। तीसरे गुरु आपके कौन थे? गुरु अमरदास जी, जो कि 1552 से 1574 तक रहते हैं। तीसरे गुरु के रूप में लंगर प्रथा को इन्होंने मजबूत किया हुआ था। लंगर प्रथा, जैसे कि आप कहीं पर गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना खिलाया जाता है, पूरे इज्जत के साथ खिलाया जाता है, सम्मान के साथ। आप जितना खाइए, जितना मन खाइए, आपको पूरा भोजन अच्छे से कराया जाता है। हालांकि आप जो है प्लेट में एक भी दाना छोड़िए मत, पूरा खा लीजिए, बाकी जितना आप खा पाइए वहाँ पर खाइए, प्यार से आपको खिलाएंगे। तो इतनी अच्छी व्यवस्था जो है वह शुरू किसने की थी?
गुरु अमरदास जी ने की हुई थी। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया हुआ था। अखंड कीर्तन और वैसाखी मेला की शुरुआत भी गुरु अमरदास जी ने की हुई थी। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी, जो कि 1574 से 1581 तक गुरु रहते हैं। चौथे गुरु जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की हुई थी। स्वर्ण मंदिर अर्थात हर मंदिर साहिब के निर्माण की नींव किसने रखी थी आपसे पूछा जाए तो गुरु रामदास जी ने रखी हुई थी। सिख समुदाय के धार्मिक और सामाजिक संगठन को किसने मजबूत किया था? गुरु रामदास जी ने। अगले होते हैं गुरु अर्जन देव जी, जो कि 1581 से 1606 तक रहते हैं। पांचवें गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का एक प्रकार से संकलन किया हुआ था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किसने करवाया था? शुरू तो आपके जो है चौथे गुरु ने करवाया था, लेकिन पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया हुआ था। बादशाह जहांगीर के शासन में धर्म की रक्षा करते हुए यह शहीद हो गए थे। हरगोविंद साहिब 1606 से 1644 तक रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी के पुत्र यह रहते हैं। मीरी पीरी की अवधारणा इन्होंने दी हुई थी, जिसमें धार्मिक और सांसारिक सत्ता दोनों को एक प्रकार से जोड़ा गया है। इसमें आपको अभी आंग्ल सिख युद्ध भी समझाया जाएगा, अर्थात एक प्रकार से समझ लीजिए इस चैप्टर में सिखों का इतिहास आप पूरी तरह से समझ जा रहे हैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप जो है उसको अवश्य कमेंट में पूछ लीजिएगा, और समझ में आए तो वह भी कमेंट में बता दिया करिए, क्योंकि आप जब कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्लासेस में, आपको कैसे कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, किस तरीके से समझ में आ रही है, आप जब बताएंगे उसी प्रकार से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। गुरु हरगोविंद साहिब जो थे उन्होंने सिखों की सैन्य परंपरा की शुरुआत की और उन्हें शस्त्र धारण करने की शिक्षा एक प्रकार से दी। सैन्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी? छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहिब ने की हुई थी। सातवें गुरु गुरु हरराय साहिब, जो कि 1644 से 1661 तक गुरु रहते हैं। शांतिप्रिय स्वभाव के लिए यह प्रसिद्ध थे। औषधि पौधों और चिकित्सा पर कार्य इन्होंने किया हुआ था। बीमारों और गरीब की सेवा में अपना यह जीवन समर्पित किए हुए थे। आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब 1661 से 1664, जो कि मात्र 5 वर्ष के गुरु थे। एक प्रकार से सबसे छोटे गुरु, आयु में सबसे छोटे गुरु कौन थे? गुरु हरकृष्ण साहिब, जिन्होंने दिल्ली में चेचक की महामारी के समय लोगों का निस्वार्थ सेवा किया हुआ था और छोटी उम्र में ही यह शहीद हो गए थे, इसलिए इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। किसको बाल गुरु कहा जाता है? गुरु हरकृष्ण साहिब को किया जाता है, क्योंकि जब यह 5 वर्ष के थे यह तभी से गुरु बन गए थे, और इन्होंने दिल्ली में जब चेचक की महामारी फैली हुई थी अब निस्वार्थ भाव से सबका सेवा इन्होंने किया हुआ था। 9वें गुरु जो है वह गुरु तेग बहादुर साहिब हैं। 1665 से 1675 तक धर्म की स्वतंत्रता के महान रक्षक इन्हें माना जाता है। औरंगजेब की जबरन इस्लाम धर्मांतरण की नीति का इन्होंने विरोध किया हुआ था। कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हुए यह शहीद हो गए थे, और इन्हें हिंद का चादर भी एक प्रकार से कहा जाता था। 10वें और अंतिम गुरु जो हैं गुरु गोविंद साहिब थे, जो कि 1675 से 1708 तक गुरु रहते हैं। सिखों के 10वें गुरु और यह अंतिम गुरु थे। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की हुई थी। पंच प्यारों की परंपरा की इन्होंने शुरुआत की हुई थी, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित कर दिया था। अर्थात इन्होंने कहा, हमारे बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही शाश्वत गुरु मानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम ध्यान दें तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का शाश्वत गुरु बन गया। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन की हुई थी। स्वर्ण मंदिर जो है गुरु रामदास जी ने नींव रखी, और गुरु अर्जन देव ने इसका निर्माण जो है पूर्ण कराया हुआ था। सिख धर्म के मूल सिद्धांतों की बात करें तो यह एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, सेवा और परोपकार की भावना रखते थे, समानता और भाईचारा का भावना रखते थे, साहस और धर्म रक्षा के अंदर था। तो अब हम आगे देखेंगे। हमारे एक प्रकार से हमने देख लिया कि सिखों की कब से स्थापना, किसने कौन संस्थापक था सिख धर्म का, और शुरुआत में उनके 10 गुरु रहे जिन्होंने इस भावना को, इस विचार को, इस धर्म को बढ़ाया, और उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु गुरु नानक साहिब ने जो है घोषित कर दिया। जब सिखों के अंतिम गुरु जो श्री गोविंद सिंह जी ज्योत समा गए, अर्थात उनकी जब मृत्यु हो गई, उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया कि उनके बाद अब कोई भी सिख गुरु नहीं होगा, अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सिख सभी लोग जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही
बता दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर जो है बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ। और क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, इसलिए बंदा सिंह बहादुर जो है सिखों के एक सेनापति बनकर वह सामने आता है। बंदा सिंह बहादुर जो है उसका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। उसका जन्म जो है 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारा करते थे। इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देता था, इसलिए इसका नाम जो है बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। हालांकि उसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण देव था, परंतु वह खुद को गुरु का बंदा कहता था, इसलिए इसे जो है बंदा सिंह बहादुर नाम इसका पड़ गया। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य जो है पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने जो है लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। इसी क्रम में अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाई हुई थी। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे एक प्रकार से टुकड़ों में बट गए। 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख जो है टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा जो है 12 दलों में विभाजित कर दिया गया और जिसे मिसल कहा गया। अभी तक आपने क्या सीखा कि सबसे पहले जो है एक प्रथम गुरु जो हो रहते हैं उन्होंने स्थापना की सिख धर्म की। उसके बाद 10 गुरु होते हैं। 10वें गुरु जो होते हैं वह एक प्रकार से जो उनका ग्रंथ रहता है उसको शाश्वत गुरु घोषित कर देते हैं। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर जो है सैनिक के रूप में आता है और वह जब शहीद हो जाता है तो वह क्षेत्र जो है छोटे छोटे कई टुकड़ियों में बट जाता है और वह 12 दलों में अर्थात 12 मिसलों में जो है विभाजित हो जाता है, जिसे दल खालसा कहा जाता है। दल खालसा का गठन सिखों ने 18वीं शताब्दी में किया था। जब मुगलों और अफगानों से सिखों को लगातार संघर्ष करना पड़ा तो उन्होंने छोटे छोटे स्वतंत्र सैनिक जत्थों का संगठन किया। यही आगे चलकर जो है 12 मिसलें कहलाईं। कुल मिलाकर 12 मिसलें दल खालसा में थी। आहलूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, सुकर चकिया मिसल, कन्हैया मिसल, बंगी मिसल, नक्कई मिसल और उसके बाद आता है ढलियों वालिया मिसल, सिंधा वालिया मिसल, 13वां शहीद मिसल, 10वां है दले वालिया मिसल, 11वां है फैजुल्लापुरिया मिसल और 12वां है भंगी मिसल। ये 12 मिसल जो रहते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सुकर चकिया मिसल रहता है, क्योंकि सुकर चकिया मिसल से ही कौन रहते हैं, रणजीत महाराणा रणजीत सिंह जी रहते हैं। इन मिसलों ने जो है मिलाकर पंजाब को विदेशी आक्रमणों से एक प्रकार से सुरक्षित किया हुआ था। बाद में महाराणा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एकजुट कर सिख साम्राज्य 1799 ईस्वी में इसकी नींव रखी हुई थी। प्रत्येक मिसल का अपना क्षेत्र, सेना और नेता होता था, लेकिन सामूहिक रूप से वह दल खालसा एक प्रकार से कहलाते थे। अर्थात वह 12 मिसलों अर्थात दलों में विभाजित हुए थे। अपना अपना क्षेत्र था, अपना अपना प्रशासनिक उनका अधिकार था, परंतु 12 मिसलों में से किसी पर भी कोई विदेशी आक्रमण होता था तो 12 मिसल सब मिलकर जो है उसकी रक्षा करते थे या उसकी तरफ से लड़ते थे। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। ये जो है सिखों के पहले सार्वभौमिक शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर एवं लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया हुआ था। रणजीत सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो 1780 में इनकी जन्म हुआ। पिता का नाम महासिंह और मिसल इनकी कौन सी थी, सुकर चकिया, जो कि 12 मिसलों में से एक थी। हमने आपको बताया कि यह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मिसल है। 1797 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है और रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को एक प्रकार से पराजित कर दिया। अब जो है रणजीत सिंह सिखों के एक प्रकार से नेता जो है बन जाते हैं। रणजीत सिंह ने जमान शाह को 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर भेज दिया। अर्थात जब जमान शाह आता है आक्रमण करने, हार जाता है और वापस लौट जाता है तो उसकी जो है 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। उसको निकलवा कर रणजीत सिंह जो है भेज देते हैं वापस जमान शाह के पास और इस सेवा के बदले जो है जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति एक प्रकार से दे दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। जब रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा तब उनकी 2 राजधानी बनी। एक राजधानी अमृतसर थी जो उनकी धार्मिक राजधानी थी और दूसरी राजधानी लाहौर थी
जो उनकी राजनीतिक राजधानी थी। जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर का युद्ध, जो कि हमने आपको पढ़ा भी दिया है। तो वह उधर जीतकर अपना क्षेत्र जो है बढ़ा रहे थे। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र जो है जीत लिए थे। अब अंग्रेज़ों की नज़र जो है सिख साम्राज्य पर थी। हमने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी हैं, प्लासी बक्सर का युद्ध पढ़ा दिया है, जो है उन्होंने कर्नाटक का युद्ध हमने आपको बता दिया है, मैसूर का युद्ध बता दिया है, आंग्ल मराठा युद्ध बता दिया है। अब आपको लास्ट एक प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार जो है बताना बाकी रह गया है, आंग्ल सिख युद्ध, जो कि इस चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके अगली यूनिट जो है स्टार्ट की जाएगी। तो आपने क्या देखा कि इधर जो है रणजीत सिंह अपना साम्राज्य को विस्तारित कर रहे हैं और इधर अंग्रेज जो है अपने साम्राज्य को दक्षिण से विस्तारित करते हुए आ रहे हैं। तो यह जब स्थिति आती है, दोनों लोग अपना विस्तार करते हैं और अंग्रेजों का नज़र एक प्रकार से सिख साम्राज्य पर रहता है, तो उसी समय अमृतसर की संधि होती है। अब अमृतसर की संधि क्यों होती है, कैसे होती है? इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण जो है भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच जो है 1807 में तिलसित की संधि का होना था। अर्थात 1807 में तिलसित की संधि किसके किसके बीच हुई? फ्रांस और रूस के बीच हुई और उसी के कारण अमृतसर की संधि जो है 1809 में अंग्रेज और सिख के बीच हुई। अब ये तिलसित की संधि क्या थी? तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीन मार्ग के जरिए जो है आक्रमण करने वाले थे। और क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो वे रूस और फ्रांस के इस आक्रमण को लेकर चिंतित थे कि आकर वह कहीं जीत भी न लें, क्योंकि आपस में। तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियां चलाई और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे और अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद कर देंगे। इसके साथ साथ सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। ये रही सतलुज नदी, इसके पूर्व में जो है अंग्रेज रहेंगे और इसके पश्चिम में जो है कौन रहेगा? रणजीत सिंह रहेंगे। यह भी जो है अमृतसर के संधि में जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था। रणजीत सिंह अंग्रेजों के इस संधि प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए दो शर्त रखते हैं। सबसे पहला, जब भी कभी अफगानों और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। दूसरा, अंग्रेजों को सतलुज नदी का मालवा क्षेत्र जो है वह राजा रणजीत सिंह का ही मानना पड़ेगा। और इस संधि के यह जो संधि होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व करता रहता है? चार्ल्स मेटकाफ जो है वह नेतृत्व करता रहता है। इस संधि में यह तय किया गया कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। इस प्रकार से आपने अभी तक सभी बातें समझ ली हैं। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा अवश्य। इसके बाद हम देखेंगे रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार। जो है हमने देखा अमृतसर का जो संधि हुआ उसमें क्या हुआ कि पश्चिम में कौन रहेगा? रणजीत सिंह रहेंगे और पूर्व में जो है सतलज नदी के अंग्रेज रहेंगे। अब रणजीत सिंह जो है वह इस नदी के पूर्व में तो आ नहीं सकते, तो यह पश्चिम में जो है अपने राज्यों का विस्तार करने लगते हैं। 1809 ईस्वी में रणजीत ने जो है कांगड़ा विजय किया। 1813 में अफगान अमीर शाह सूजा से जो है कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह सूजा से कोहिनूर हीरा उन्होंने प्राप्त किया हुआ था। 1813 ईस्वी में अटक को उन्होंने जीत लिया और 1818 में मुल्तान विजय उन्होंने किया। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बार खां को पराजित किया और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1820 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां और लेह को उन्होंने जीत लिया। 1832 में पेशावर की विजय की। 1833-34 में जो है मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को उन्होंने दे दिया। 1839 में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब रणजीत सिंह की मृत्यु जो हो जाती है तो उसके बाद सिख जो रहते हैं वह काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। उनके जो अगले वंशज आते हैं वह उतनी एक प्रकार से मजबूती से शासन नहीं कर पाते हैं। रणजीत सिंह के वंशज बाद में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके वंशज जो आते हैं वो ज़्यादा कुशल शासक के रूप में नहीं शासन कर पाते, थोड़े थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। जैसे कि
खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर जो कि एक स्त्री थी, महिला शासक थी, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ये 5 जो एक प्रकार से चेंज हुए शासक मात्र 4 और 5 साल के बीच में, 4 से 5 साल के भीतर इतने सारे शासक जो है आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है। बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वे शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत कम रहती है, मात्र 5 वर्ष, जिसके कारण वे एक अल्पवयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं। दिलीप सिंह की आयु कम होने की वजह से महारानी जो जिंदल थी, जिंदल कौर, उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी शासन व्यवस्था संभालती हैं और इस प्रकार सिख साम्राज्य का एक प्रकार से शासन चलता है। अब 5 वर्ष के दिलीप सिंह हैं, तो अब जो है सिख जो है कमज़ोर हो गया है। जब तक रणजीत सिंह जी थे तब तक किसी ने भी एक प्रकार से अंग्रेज ने उन पर आक्रमण करने का नहीं सोचा था, लेकिन जो वह कमज़ोर हो गए सिख, तो जो है उसके बाद अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियाँ चलाने लगे और आक्रमण करने के सोचने लगे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में। अब इसके कारण क्या रहे इसको हम जानेंगे। इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य और लाहौर साम्राज्य की तरफ देख रहे थे। क्योंकि सिख सतलुज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे। एक प्रकार से जो संधि हुई थी कि सतलज नदी के पश्चिम में ही रहना है। अब क्या करें कि कैसे युद्ध को शुरू किया जाए। तो उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था, उसने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी जो 1845 में सतलज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में सिपाही को भेजना एक प्रकार से शुरू कर देता है। वह एक प्रकार से भड़काने का कार्य करता है कि कैसे कैसे युद्ध की शुरुआत हो। तो वह सतलज नदी की सीमा रेखा पर बहुत से सैनिक को खड़ा कर देता है। तो इससे क्या लगता है सिखों को कि जो है ये लोग युद्ध करने के लिए इधर आ रहे हैं। इस क्रम में कुछ सिख सिपाहियों ने सतलुज नदी को पार कर दिया और वे सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए। क्योंकि हमने ऊपर जाना है कि 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी के पश्चिम क्षेत्र सिखों का और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का है। तो अब यह पूर्व में आ गए, उन्हें बहाना मिल गया और वह युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह जो हुआ था, इसमें कुल 4 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली मुदकी का युद्ध 1845 में, फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, अलीवाल का युद्ध 1846 में, सुबराव का युद्ध जो है 1846 में हुआ था। और ये चारों युद्ध जो है सिख सेना पराजित हो जाती है। आपको पता ही है कि रणजीत सिंह के मरने के पश्चात विभिन्न वंशज जो उनके आते हैं बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, कम समय में बहुत जल्दी परिवर्तित होने लगते हैं, क्योंकि वह कुशल नहीं रहते हैं। और अंतिम में अभी वर्तमान समय 1845-46 जो कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उस समय राजा कौन रहता है, दिलीप, जो कि अल्पवयस्क रहते हैं। 5 वर्ष के समय में ही वह राजा बन जाते हैं। उनकी जो एक प्रकार से संरक्षिका जिंदल रहती हैं, जिंदल कौर, वह संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। तो कुल मिलाकर सिख जो है जब कमज़ोर हो गए, उसका इंतजार करके अंग्रेज़ों ने तब उनके ऊपर विभिन्न बहाने लेकर आक्रमण किया और वह जीत गए। और युद्ध जीतने के बाद आपको पता ही है कि वह लाहौर की संधि करते थे। क्योंकि हमने कोई भी संधि करते थे उसका संधि का नाम होता था, वह संधि करते थे। आपको पिछले चैप्टर्स में भी समझ में आया होगा कि जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तब भी वह जीतने के बाद संधि करते थे। और संधि ऐसा करते थे कि विरोधी उसमें दब जाए, बेचारा परेशान हो जाए और उनके अधीन ही रहकर रह जाए। कर्नाटक में विभिन्न जो युद्ध हुए उनके भी संधि बहुत खतरनाक थे, मैसूर के तो आपने देखे ही। तो आगे लाहौर की संधि जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। यह संधि जो है अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुआ। इसमें शर्तें क्या क्या रखी गई। दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया और सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के दोआब क्षेत्र को अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक रेजिडेंट जो है अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। अंग्रेजों के परामर्श के बिना वह किसी विदेशी सेना में जो है एक प्रकार से किसी विदेशी सेना को सम्मिलित अपने आप में नहीं कर सकते थे। तो इतनी एक प्रकार से उनकी शर्मनाक संधि की गई, तो उससे वह संतुष्ट नहीं हुए जो सिख रहते हैं। तो वह फिर से जो है विद्रोह कर देते हैं और उस विद्रोह के बाद फिर से भैरववाल की जो है संधि होती है 16 दिसंबर 1846 में। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। और संधि की शर्तें क्या क्या रखी। सबसे पहली रानी जो जिंदल थी उनकी संरक्षिता समाप्त कर दी गई।
उन्हें 1.5 लाख रुपए पेंशन देने का प्रावधान किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेंगी। और तीसरा, लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह उठाएंगे। अब अपनी सेना रख दे रहा है तो उसमें जो है सेना प्रभावशाली रहेगी, तो उससे क्या होगा आगे चलकर वहाँ पर खर्च भी उस सेना की कौन उठाएंगे, वहाँ के राजा उठाएंगे। तो एक प्रकार से उनको करों में लाद दिया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख जो है काफ़ी नाखुश थे और इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज थे और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज से ज़्यादा और बढ़े हुए राजस्व की एक प्रकार से मांग की, परंतु दीवान जो मूलराज थे उन्होंने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली। ब्रिटिश प्रतिनिधि जो हेनरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया, क्योंकि दीवान मूलराज उनकी बात नहीं मान रहा था कि वह राजस्व बढ़ा रहे थे। तो मूलराज कहता है कि इतना राजस्व नहीं दिया जाएगा, आपसे युद्ध करने के लिए वह भी तैयार हो जाता है, तो उसे हटाया जाता है। मूलराज को हटाकर दूसरा सिख गवर्नर वह नियुक्त करना चाहते हैं। मुल्तान की जो प्रजा थी वह अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं मानती और वहाँ की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और उसका सहयोग जो है वह करने लगती है। इस क्रम में अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा जिनका नाम जो है लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एगन्यू था और दूसरा था लेफ्टिनेंट एंडरसन। ये 2 जो है ब्रिटिश अफसर उसके साथ भेजे। तो मुल्तान की प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से एक प्रकार से मार दिया जाता है और इसके साथ साथ बहुत सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक प्रकार से फिर से विद्रोह छिड़ जाता है। अब दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध होता है इसमें 3 लड़ाइयाँ होती हैं। पहला रामनगर का युद्ध 1848 ईस्वी में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। चिलियावाला का युद्ध जो है 1849 में, इसमें सिख विजयी हो जाते हैं और गुजरात नगर का युद्ध जो हो जाता है इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और सिख सेना जो है आत्मसमर्पण कर देती है। और यहाँ पर अंग्रेजों का जो है सेनापति कौन था, द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो सेनापति था वह था ह्यूगोफ। इसमें संधि क्या होती है, यह युद्ध हारने के बाद 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता है और दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ जो है इंग्लैंड पढ़ाई के लिए एक प्रकार से भेज दिया जाता है। इस प्रकार से सिखों का इतिहास, आंग्ल सिख युद्ध, कितने गुरु आपके थे, सिखों के गुरु थे, वह आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा दी गई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ़ायदे के लिए ये सभी बनाई गई हैं। जिसमें आपको फ़ायदा लगे वो ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है और ये आपके नोट्स के लिए जो है ये ग्रुप बनाया जा रहा है। इसमें जो है इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, 25 रुपये पेमेंट करेंगे। 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री बताएंगे सर हमको नोट्स चाहिए इस कोर्स टाइटल का, तो कोर्स टाइटल सेम होने पर तुरंत आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 25 रुपये आप पेमेंट करेंगे। उसमें बता दिया जाए चैप्टर वाइज क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF जो है उसमें भेजी जाएगी, जिससे आपकी तैयारी एक प्रकार से बेहतरीन हो जाएगी। बाकी आप जो है अगर नहीं चाहते ग्रुप में ऐड होना तो ये क्लासेस जो कराई जा रही हैं उनके जो बताए जा रहे हैं टॉपिक्स उसको नोट्स करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी या कोई डाउट हुआ भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।